एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट्स एंड लॉजिक्स एकेडमी। तो हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो हमने लास्ट सेशन में अपने चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग जो 9th क्लास में सीरीज शुरू की है बच्चे, उसके थोड़े टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। तो आज फिर हम नेक्स्ट पार्ट में अपने बाकी पूरा चैप्टर अपना कंप्लीट करेंगे। ओके, तो आइए करते हैं शुरू। सबसे पहले है मैं आपको पिछला बता देती हूँ। सबसे पहले कि हमने लास्ट कब तक कर लिया था। लास्ट में प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस तक कर लिया था। तो अब हम करेंगे एक मिनट, अब हम करेंगे कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है? हाँ, क्यों कर ही सकता है। हमें यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से हम देख रहे हैं, आइस से हमें लिक्विड में वो अपनी क्या कर रहा है, स्टेट चेंज कर रहा है। ठीक है, कैसे बोला कि आइस जो है बच्चे वो सॉलिड में है। ठीक है, सॉलिड में, सॉलिड से वो जा रहा है लिक्विड में, लिक्विड से फिर यहाँ पे जा रहा है गैसियस स्टेट में। तो यस कि मैटर जो है, कोई भी मैटर अपनी स्टेट चेंज कर पा रहा है। अब ये आइस है, आइस धीरे धीरे मेल्ट हुई है ना, तो वो लिक्विड बने। फिर लिक्विड को जब हम बच्चे हीट प्रोवाइड की, तो हीट से क्या हुआ, वो गैसियस फॉर्म में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो इससे हमें पता लग गया कि वो मैटर अपने मैटर जो अपनी स्टेट चेंज कर पा रहा है। ठीक है, तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने है मेल्टिंग ऑफ फ्यूजन। मेल्टिंग ऑफ फ्यूजन क्या होता है बच्चे, इज अ वेरी इजी। कि ये देखो, जो स्टेट आपकी सॉलिड से क्या हो रही है, लिक्विड में चेंज। ठीक है, आज मैं कलर और लूंगी, हटा देते हैं सारा। जब स्टेट लिक्विड से, ठीक है, लिक्विड से कहा सॉलिड से लिक्विड में जा रही है, सॉलिड से बच्चे लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, कन्वर्जन हो रहा है इसका। ठीक है, कन्वर्जन हो रहा है सॉलिड से लिक्विड, तो उसे हम क्या देते हैं, मेल्टिंग ऑफ फ्यूजन। मेल्टिंग का मतलब क्या है कि वो धीरे धीरे अपने लिक्विड स्टेट में आ रहा है, मेल्ट हो रहा है ना कोई। जैसे आइस है, इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल आइस ही है कि हम आइस को ट्रे से बाहर निकालते हैं तो वो धीरे 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 मेल्ट हो रही है ना, अगर वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा। ठीक है, सो इसकी आपकी क्या है डेफिनेशन। सबसे पहले, द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस चेंजेस इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन भी क्या होता है, मेल्ट होना। ठीक है, मेल्ट होना ही फ्यूजन को कहते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट ही एक फ्यूजन भी है। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर। फिर आपकी एग्जांपल आइस है, एग्जांपल आपकी आइसक्रीम है ना, आइसक्रीम भी है। जब आप उसको फ्रीजर से बच्चे बाहर निकालते हो तो वो थोड़ी देर बाद धीरे धीरे मेल्ट होनी शुरू हो जाती है ना, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है। अगर जब वो फ्रीजर में थी बच्चे, तो वहां पे टेम्परेचर उस चीज का क्या था, कम था। क्लियर, ये सारा हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे बस आप इतना ही समझो कि मेल्टिंग ऑफ फ्यूजन क्या है, जब कोई मैटर ये अपने स्टेट सॉलिड से लिक्विड में चेंज करता है। ठीक है, जब कोई मैटर अपनी स्टेट सॉलिड से लिक्विड में चेंज करता है तो हम उसे मेल्टिंग ऑफ फ्यूजन कहते हैं। क्लियर, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब आपके सामने सेकेंड एग्जांपल आ गई आइसक्रीम की। ठीक है, आइसक्रीम की। तो अब आ गई है गर्मियां, तो सभी खाने वाले आइसक्रीम जम जम के, है ना। सो द टेम्परेचर विच आर सॉलिड
changes into liquid atmospheric pressure is called melting point. इसका मतलब ये बच्चे, जब कोई चीज या कोई मैटर, ठीक है, कोई भी मैटर अपने स्टेट चेंज कर रहा है सॉलिड से लिक्विड, बच्चे सॉलिड से लिक्विड, जब वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अपने चेंज कर रहा है स्टेट, जब वो उस पॉइंट पे आके चेंज हो रही है ना बच्चे, उसे हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, उसे ही हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। समझ आया? जब आइस या आइसक्रीम, दोनों में से कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जब आइसक्रीम फ्रीजर से निकाली, ठीक है, सो निकालने के बाद थोड़ी देर बाद आप देखोगे बिल्कुल उसी वक्त में वो हो रही ना मेल्ट, जब वो एक पॉइंट पे आके एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस पे जब लग रहा है, उस पॉइंट पे आके जब वो चेंज हो रही है लिक्विड स्टेट में, अपने जिस एक पॉइंट पे आके एक टेम्परेचर के साथ चेंज हो रहा है, उसे हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर? ठीक है, अनदर एग्जांपल मैं दे दूंगी, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 डिग्री, ठीक है, वो 0 डिग्री पे है सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, क्लियर? ठीक है, कि जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट है उस टाइम पे 0 डिग्री होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने है बच्चे वेपराइजेशन, ठीक है। सो वेपराइजेशन बहुत अच्छा एक सबने एग्जाम्पल मैंने दिया है, जब आप कोई चीज हीट करते हो, इस वेपराइजेशन में लिक्विड है, लिक्विड को जब हम प्रोवाइड कर रहे हैं हीट, ठीक है, तो वो किसमें चेंज हो रहा है? गैस में। कोई चीज लिक्विड से, कोई मतलब कोई भी अगर आपके पास मैटर है गिवन है, वो अपनी स्टेट चेंज कर रहा है लिक्विड से गैस में, ठीक है, लिक्विड से बच्चा कहाँ कन्वर्ट हो रहा है? गैस में, ठीक है, उसे हम वेपराइजेशन बोलते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम पानी को बॉईल करते हैं, ठीक है, तो उसका जो टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है उस वक्त, और पानी में कुछ बबल्स आने शुरू होते हैं, तो उस वक्त एक भाप से निकलती है ना पानी से, उसे ही बेटा हम वेपराइजेशन कहते हैं। क्लियर? ठीक है, सो एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस चेंजेस द स्टेट लिक्विड टू गैस। पहले वाले में हमने सॉलिड से लिक्विड देखा, ठीक है, अब हम देख रहे हैं लिक्विड टू गैस, तो उसे हम उस स्टेज को हम बोलते हैं वेपराइजेशन। इतना क्लियर? So the temperature at which the solids start converting into gas, atmospheric pressure is called the boiling point. For example, formation of heat. So यहाँ एक चीज समझो कि बच्चे जब आप पानी को उबालने लगते हो, जब एग्जाम्पल ले लेते चाय की, ठीक है, हम चाय बनाने लगते हैं, तो उसी वक्त तो चाय बन के तैयार हो जाती है क्या? नहीं, उसको थोड़ा सा क्या लग रहा है? टाइम लग रहा है उस स्टेज पे आने के लिए उसे कुछ टेम्परेचर, कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए, है ना, वहां पॉइंट तक आने के लिए। क्लियर? मेरा कहने का मतलब मेन ये है कि जब हम पानी को स्टीम कर रहे हैं, मतलब गर्म कर रहे हैं, उसको हीट प्रोवाइड हो रही है, ठीक है, टेम्परेचर उसका वहां पे क्या बच्चे ज्यादा है, बट अब हम वहां पे नहीं जाते, टेम्परेचर वाली बात नहीं मैं करी, यहाँ पे मैं ये बात कर रही हूँ कि जब मैंने पानी को उबालने रखा, ठीक है, तो वो उसी वक्त उबलना नहीं ना शुरू होता है बेटा, थोड़ा सा वो टाइम लेता है, कुछ थोड़ा सा से टेम्परेचर चाहिए, कुछ उसको उसमें वेपर होने के लिए, स्टीम की फॉर्मेशन होने के लिए कुछ टाइम लग रहा है, कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो जो वहां पे उस स्टेज को तक पहुंचने के लिए कुछ टाइम लग रहा है, मतलब कुछ ऐसा प्रेशर लग रहा है एटमॉस्फेयर का, उसे ही हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, उसे ही हम आप बॉइलिंग पॉइंट बोलते हो, मतलब वो कन्वर्ट कर रहा है उस टाइम पे लिक्विड को गैस में। एग्जाम्पल बहुत अच्छी है, फॉर्मेशन ऑफ स्टीम। यस, जब पानी बॉइल हो जाता है बच्चे, उस टाइम पे भाप निकलती है ना,
तो वो स्टीम ही होती है, तो वही चीज है ये, ठीक है। तो उस पूरे प्रोसेस को हम वेपराइजेशन बोलते हैं। और वेपराइजेशन सिंपल है, लिक्विड से गैस कन्वर्ट होना। और अगर आप टेम्परेचर की बात करो कि उस स्टेज तक पहुंचने के लिए उसे कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर या टेम्परेचर लग रहा है, उसे हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। मेल्टिंग पॉइंट में हमने देखा कि जब आइस को आप फ्रिज से बाहर निकाल रहे हो, वो उसी टाइम पे नहीं मेल्ट हो रही, उसे भी थोड़ा एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए, मतलब थोड़ा उस स्टेज तक पहुंचने के लिए कुछ टाइम लग रहा है ना, कुछ टेम्परेचर मतलब उसका चेंज हो रहा है ना। तो उस टाइम पे जब वो पिघलना शुरू हो जाती है तो उसे ही हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा दोनों चीजें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास है फ्रीजिंग। तो फ्रीजिंग से वर्ड से बहुत इजी आप समझ रहे हो कि कोई ऐसा मैटर फ्रीज हो रहा है ना, फ्रीज हो रहा है। तो सॉलिडिफिकेशन का मतलब ये सॉलिड में कंप्लीट हो रही है वो चीज, ठीक है, सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है। सो जब हम ये लिक्विड टू क्या हो रहा है प्रोसेस, सॉलिड, ठीक है, लिक्विड टू सॉलिड हो रहा है। So the process in which substance changes a state liquid to solid is called freezing या solidification। freezing का मतलब होता है पानी को लिया, बर्फ ट्रे में डाला, तो क्या हो गया, वो सॉलिड बन गई, ठीक है, आइस क्यूब्स बन गए। तो ये इसकी सबसे एग्जांपल है कि फॉर्मेशन ऑफ आइस, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है आपके पास कंडेंसेशन। सो कंडेंसेशन क्या होता है, द प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस चेंजेस गैस टू लिक्विड स्टेट में, ठीक है, गैस टू लिक्विड स्टेट में जब कोई सब्सटेंस कन्वर्ट होता है तो आप उसे कंडेंसेशन बोलते हो। सो कंडेंसेशन प्रोसेस इज रिवर्स ऑफ वेपराइजेशन। यस, कंडेंसेशन रिवर्स होता है वेपराइजेशन का ही। क्यों वेपराइजेशन का वो कन्वर्जन होता है, आपने इवेपोरेशन पढ़ा है छोटी क्लासों में, है ना। तो इवेपोरेशन में क्या होता है, सनलाइट होती है, यहाँ पे वाटर पड़ा है, यहाँ पे जब सनलाइट इस पानी पे पड़ी है तो जो ये पानी है क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, ऊपर को जा रहा है, मतलब उसके वाटर वेपर्स बन रहे हैं। और उस वाटर वेपर से क्या बेटा बन रहे हैं, क्लाउड्स बन रहे हैं, जो कि हमारे गैसेस फॉर्म है, ठीक है। ये क्या बन रहे हैं बच्चे, क्लाउड्स, जो कि कौन से फॉर्म आपके, गैसेस फॉर्म है, ठीक है। सो यस, आप बोल सकते हो जब ये बारिश होने लग पड़ी तो यही प्रोसेस क्या होता है, कंडेंसेशन। ये हम छोटी क्लास में पढ़ते हैं ये चीज। तो अब हमने पढ़ना है यहाँ पे कि इसका मेन मोटिव होता ही क्या है, ठीक है। सो ये यहाँ पे मैंने रब कर दिया, फिर से हम इसको अच्छे से समझेंगे। इसकी एग्जाम्पल मैं देती हूँ। जब आप फ्रिज से, सारी एग्जाम्पल फ्रिज से ही आ रही हैं, सो कंफ्यूज मत होना। होता है क्या, हम ठंडा पानी, अब गर्मी आने वाली है, सभी ठंडा ठंडा पानी पियेंगे। जब आप एक गिलास में पानी लेते हो, ओके, तो ठंडा पानी लिया हमने, कोल्ड वाटर, तो उसमें देखा कि जब मतलब पानी डालते ही गिलास के बाद वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती है ना, तो उस टाइम पे वाटर वेपर्स जब उस गैसेस के साथ कांटेक्ट में आते हैं बेटा, तो उसे ही आप कंडेंसेशन बोलते हैं। इसलिए वो वाटर वेपर्स जो वाटर ड्रॉपलेट्स आपके ग्लास के बाहर में दिखते हैं, ठीक है। तो द फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑफ द कोल्ड सरफेस, ठीक है। सो द प्रोसेस द सब्सटेंस चेंजेस, पढ़ लिया था कि ये गैसेस टू लिक्विड में चेंज होता है, उसे ही हम कंडेंसेशन बोलते हैं। तो ये रिवर्स होता है आपका वेपराइजेशन का। जैसे वहां पे वेपर्स बनते हैं, यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, ठीक है, आप देख सकते हो ड्रॉपलेट्स इस तरह से बन जाते हैं। क्योंकि जब हमने फ्रिज से निकाला पानी, उसका टेम्परेचर बहुत कम है, मतलब वो चीज कूल है, ठंडी है, ठीक है। तो बाहर आके काफी सारे जो वाटर वेपर्स हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है बेटा, वो क्या होते हैं, अब वो गैसियस स्टेट में है, ये तो सभी को पता है क्योंकि हमें दिख तो नहीं रहे, तो वो गैसियस स्टेट में है, ठीक है। तो वो जब वो एयर कांटेक्ट में आते हैं, मतलब वो जो वाटर ड्रॉपलेट जो हमारे सॉरी यहाँ पे जो आपके वाटर वेपर्स है, उस गैसियस स्टेट में ना वो
तो वो जब कांटेक्ट में आए, जो हमारे पास ठंडा पानी है उसके सरफेस के कांटेक्ट में आ गए, तो हाँ जी उसी की वजह से बच्चे वो ड्रॉपलेट्स क्या हो जाते हैं, बन गए हैं। मतलब उसके वही प्रोसेस को आप कंडेंसेशन बोलते हो, वही कंडेंसेशन प्रोसेस हो रहा होता है। क्लियर? ठीक है, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, बस मेरा कहने का मतलब ये है कि वो एटमॉस्फेयर प्रेशर में या एटमॉस्फेरिक हमारे सराउंडिंग में वो वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ठंडी चीज बाहर आ रही है ना, उसका टेम्परेचर कम हो रहा है, तो उसके कांटेक्ट में आने से इसलिए बच्चे ग्लास में वाटर वेपर बन जाते हैं। जरूरी नहीं है पानी से ही हो, कोल्ड ड्रिंक में भी आप देखते हो, ठीक है, अगर हम दूध पी रहे ठंडा ठंडा तब भी हमें ग्लास के बाहर ऐसे बनते हुए दिखते हैं। क्लियर? यही होता है आपका कंवर्सेशन। अब आपके पास है सब्लिमेशन। सो सब्लिमेशन सबसे अच्छी एग्जांपल ड्राई आइस, ठीक है। सो ड्राई आइस ही इसके सबसे अच्छी एग्जांपल है। आपने ड्राई आइस देखी होगी, इस तरह बता नहीं सकती। हाँ, जो ड्राई आइस है उसमें से क्या निकलता रहता है, धुआं निकलता रहता है ना, वही होती है ड्राई आइस। तो ये सॉलिड टू गैस में, सॉलिड टू गैस स्टेज में चेंज होता है। अब इसके एग्जाम्पल है, आप नेपकिन बॉल्स वगैरह रखते हो घर पे, वो आप ऐसे कपड़ों में भी लोग डाल के रखते हैं कि हमारे जो कपड़े हैं वो स्मेल ना करे, फ्रेग्रेंस के लिए रखते हो। कैंपर रखते हो, ठीक है, तो जो कैंपर है उसको आप अगर डब्बी में डाल के रखोगे बच्चे, अगर जैसे हम वो कहते हैं नहीं नहीं क्या कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, वैसे कैंपर होता है, उसको हम पूजा में यूज करते हैं ना, तो आप अगर उसको खुले में रखोगे ना बच्चे, उसको खुले में रखोगे तो वो उड़ जाता है, खुद भी खुद उड़ जाता है। अगर आप उसे डब्बी में रखोगे तो वो नहीं उड़ता, ठीक है। ये एग्जाम्पल है कि वो लिक्विड से किसमें चेंज हो रहा है, वो आपका हाँ लिक्विड से वो सॉरी लिक्विड नहीं, सॉरी सॉलिड से, ठीक है, सॉलिड से वो गैस में चेंज हो रहा है। क्लियर? ठीक है, इसमें नैपकिन बोल्स है, कैम्फर है, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस इसकी अच्छी एग्जांपल है। नैपकिन्स भी ऐसे ही उड़ जाती है, अगर आप कहीं भी वॉशरूम वगैरह में रखते हो या कहीं भी रूम वगैरह में भी अगर यूज कर रहे हैं लोग अपने फ्रेश रखने के लिए अपने आसपास, तो वो भी इसी तरह उनकी जो फ्रेग्रेंस है उड़ गई होती है, क्योंकि वो गैसेस फॉर्म में जा रही है। ठीक है, क्लियर? आई होप आपको आज इतना क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अब यहाँ पे बताना है कि क्या टेम्परेचर चेंज होता है। सो when the temperature matter increase, the kinetic energy of the particles also increase। कहते हैं अगर मैटर का टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे, ठीक है, अगर मैटर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। ड्यू टू द इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स ऑफ मैटर स्टार्ट मूविंग ग्रेटर स्पीड। अगर काइनेटिक एनर्जी की आप ज्यादा कर देते हो, जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी जल्दी जल्दी मोशन में आएंगे, जल्दी से वो मूवमेंट कर देंगे। मेनली आपको पता है बच्चे, लास्ट सेशन में हमने देखा था कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। जब मैं इधर से इधर थोड़ी मूवमेंट कर रही हूँ या इधर से इधर आ रही हूँ, तो वो जो मैं मूवमेंट कर रही हूँ वही काइनेटिक एनर्जी होती है। क्लियर? अब एक अच्छी एग्जाम्पल ये भी है कि हम ठंडे पानी में चीनी को घोलेंगे तो जल्दी नहीं वो डिजोल्व हो पाएगी। अगर वही मैं चीज हॉट मतलब गर्म पानी में चीनी को डिजोल्व करो तो वो जल्दी जल्दी क्या हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी, क्योंकि वहां पे उसका टेम्परेचर क्या बच्चे हाई है। ठीक है, टेम्परेचर हाई का मतलब हीट प्रोवाइड हो रही है, ठीक है, और टेम्परेचर अगर कम है तो वो ठंडी चीज होगी, कूल होगी, ठीक है, ठंडी होगी। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ही आ गया है। हाँ, वही चीज चल रही है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर व्हेन द टेम्परेचर मैटर। हाँ, अब उल्टी चीज है कि अगर आप टेम्परेचर कम कर दोगे मैटर का, अगर
मैटर का टेम्परेचर क्या है बच्चे, कम है, तो काइनेटिक एनर्जी भी कम ही होगी। क्लियर? ड्यू टू द इंक्रीजेस इन द काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स ऑफ मैटर स्टार्ट क्लोजर। हाँ, अगर ड्यू टू इंक्रीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स ऑफ मैटर कमिंग क्लोजर स्टार्ट। हाँ, वहां पे अगर काइनेटिक एनर्जी आपकी ज्यादा है, ठीक है, सो जो मैटर के पार्टिकल्स है वो पास पास आ जाएंगे और उसके जो स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर और उसमें जो फोर्स है बच्चे वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और हेंस आई थिंक इधर ड्यू टू डिक्रीज होना चाहिए था, है ना, डिक्रीज होना चाहिए था यहाँ पे। सो अगर बच्चे अगर काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कम हो जाएगी, अगर हमने काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कम कर दी तो जो उसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो भी ज्यादा ही होनी है और उसकी मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जानी है, मतलब जो मूवमेंट हो रही है वो बहुत ज्यादा कम हो रही है। देखो एक पार्टिकल इधर है एक इधर है, तो वो धीरे 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 करके ऐसे हो गए, ठीक है, मतलब वो बिल्कुल टाइट में हो गए, तो इसीलिए इसकी वजह से उसकी मूवमेंट नहीं हो पाएगी। मूवमेंट नहीं हो पाएगी तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो ज्यादा हो जानी है और मोशन भी नहीं होना उसमें। ठीक है, क्लियर? ये बढ़ते हैं, ये यार यहाँ पे डिक्रीज है बच्चे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। अब आपके पास है रिलेशन केल्विन और सेल्सियस का, सिंपल है। अगर आपने टेम्परेचर केल्विन में है तो जो सेल्सियस में आपको गिवन है उसमें आपने सिंपल 273 प्लस कर देना है, ठीक है, प्लस करके आपको केल्विन में मिल जाएगा। अगर आपने केल्विन से सेल्सियस में जाना तो प्लस, सेल्सियस से केल्विन में जाना तो माइनस होता है, ठीक है, 273 माइनस हो जाएगा यहाँ पे 273 प्लस हो रहा है। आगे हम जब बुक एक्सरसाइज करेंगे उसमें इसके क्वेश्चन क्लियर करेंगे अपने। अब आपके सामने है बच्चे लेटेंट हीट। क्या होती है लेटेंट हीट? तो सबसे पहले हम डेफिनेशन को देख लेते हैं फिर हम इस पे आएंगे। लेटेंट हीट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस विदाउट कॉजिंग चेंज इन टेम्परेचर। अभी तो आप कह रहे हो मैम हमें तो कुछ नहीं समझ आया, पर हम यहाँ से देखते हैं होता क्या है। एक एक्सपेरिमेंट हुआ साइंटिस्ट के द्वारा, उन्होंने क्या किया, एक बीकर में बच्चे एक बीकर में सॉलिड स्टेट ले ली, मतलब सॉलिड स्टेट का मतलब अब यहाँ पे क्या हो सकता है, सॉलिड स्टेट मींस आइस क्यूब्स ले लिए, ठीक है। यहाँ से उन्होंने टेम्परेचर देना अपना शुरू किया, इस पॉइंट से टेम्परेचर देना शुरू किया, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, टेम्परेचर दे रहे हैं, यहाँ तक टेम्परेचर दे दिया, पर इस स्टेज पे आके इस स्टेज पे हीट तो प्रोवाइड हो रही है बट टेम्परेचर तो टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, टेम्परेचर यहाँ पे नहीं बढ़ रहा, ठीक है, जो टेम्परेचर वो नहीं बढ़ रहा। अब क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि जो यहाँ पे बच्चे रुक गया टेम्परेचर वो ही लेटेंट हीट है, वो ही लेटेंट हीट है। लेटेंट हीट का मतलब होता है, लेटेंट का मतलब होता है, पहले ये समझो, हिडन, ठीक है, हिडन, ठीक है, पहले हम पूरा समझते हैं फिर बाद में आते हैं। फिर से स्टार्ट हो गया, फिर टेम्परेचर अभी वो दे ही आ रहा है, मतलब टेम्परेचर दे रही है, टेम्परेचर देते फिर अपनी वो इस स्टेट में आया, फिर इस स्टेट में आया, तो यहाँ पे वो लिक्विड बन गया, पूरा सॉलिड से पूरा लिक्विड में चेंज हुआ। फिर इस पॉइंट पे आके टेम्परेचर तो मिल रहा है बट टेम्परेचर ज्यादा नहीं है, ठीक है, मतलब हीट प्रोवाइड तो हो रही है बट टेम्परेचर ज्यादा नहीं है वहां पे, क्योंकि इस पॉइंट पे आके जो चीज फिर से कम हो गई वो भी वहां पे लेटेंट हीट है, तो वो फिर गैसेस फॉर्म में आ गई, ठीक है, वो वहां पे गैसेस फॉर्म में आ गई, ये यहाँ पे गैसेस फॉर्म में आ गई, है ना। तो आपको समझ आया, इस पॉइंट से हीट देनी शुरू की, हीट जब यहाँ पे सॉलिड स्टेट को दिया तो इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो धीरे 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 क्या हो गए, अलग अलग होने लग पड़े, मतलब वो लिक्विड में चेंज हो रही है चीज। तो जब ये मैं रेड पेन से भी करती हूँ, अब इस स्टेज में आके जब टेम्परेचर उन्हें लग रहा है कि बढ़ ही नहीं रहा बट हीट तो बिल्कुल प्रॉपर्ली प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो इस पॉइंट पे नहीं टेम्परेचर मिला क्योंकि जो सॉलिड है वो अपनी बेटा मेल्टिंग पोजीशन में आ रहा है, मेल्टिंग पॉइंट पे आ रहा है, वो वहां पे पिघलना शुरू हो गया, तो उस पूरी चीज को ही हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है।
लेटेंट हीट हमने किसको बोला, जो वहां पे उस पूरे इस स्टेज पे जो हीट छुपी हुई है, हीट तो मिल रही है बट टेम्परेचर ज्यादा नहीं है। बट यहाँ पे आगे जो ये सॉलिड था अपने मेल्टिंग पॉइंट पे आ गया। क्लियर, अब ये मेल्टिंग पॉइंट पे आ गया मतलब ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो रही है। क्लियर, हाँ अब आगे बढ़ते हैं। अब फिर से टेम्परेचर हो गया, फिर यहाँ इस पोजीशन पे आप फिर से वो थोड़ा कम हो गया। अब यहाँ पे पूरी वो चीज क्या हो गई, मेल्ट हो चुकी है। ठीक है, जब वो इस स्टेज में आया तो जो मेरा लिक्विड था वो गैस में चेंज हो रहा है, मतलब उस पोजीशन पे आके बेटा वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे आ रहा है। ठीक है, मतलब अगर गैस में कोई चीज चेंज हो रही है मतलब वो चीज बॉइल ही हो रही है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया, तो उस प्रोसेस को हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया। अगर नहीं हुआ मैं फिर से समझा देती हूँ। टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट और सॉलिड टर्न इनटू लिक्विड। इस पॉइंट पे टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, हीट प्रोवाइड हो रही है बट टेम्परेचर बच्चे उसको इतना नहीं मिल रहा। ठीक है, इस पॉइंट पे आप पे भी क्या हो रहा है, जब वो टेम्परेचर कांस्टेंट है, जब लिक्विड फॉर्म कर रहा है गैस स्टेट में। ठीक है, समझ आ गया आपको इतना। अगर नहीं समझ आया तो हम फिर से एक सिंपल वर्ड्स में फिर से इसको समझ लेते हैं। ठीक है, अब मैं पूरा ही पूरे रब करूंगी। चलो देखो, हो इस पॉइंट से हीट को दिया, जब एक्सपेरिमेंट किया साइंटिस्ट लोगों ने, उन्होंने बीकर में डाला हुआ था वो सिस्टम। ठीक है, और बीकर में एक थर्मामीटर रखा हुआ था। क्यों रखा हुआ, क्योंकि टेम्परेचर चेक करना है। ठीक है, इस पॉइंट से हीट प्रोवाइड शुरू हुई क्योंकि ये चीज अभी सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, इधर क्या चीज सॉलिड स्टेट में है, तो जब बढ़ती गई हीट मिल रही है इस पॉइंट पे आके बच्चे इस पॉइंट पे, समझ आई, इस पॉइंट पे आके टेम्परेचर कम हो गया। वो कह रहा है कि हीट तो मैं दे रहा हूँ बट टेम्परेचर क्यों कम हो रहा है, बट उस पॉइंट पे आके उस पॉइंट में लेटेंट हीट है, हीट मिल रही है बट टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा क्योंकि वो हीट छुपी हुई है। और जो सॉलिड है वो लिक्विड पोजीशन में आना शुरू हो गया, है ना, अपने मेल्टिंग पॉइंट पे बच्चे, अपने मेल्टिंग पॉइंट में आना शुरू हो गया। तो जब वो मेल्टिंग पॉइंट में आया तो वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाया। ठीक है, और फिर अब इस पॉइंट पे आके फिर हीट देनी शुरू हो गई और इस पॉइंट पे आके फिर रुक गए। ठीक है, इस पॉइंट पे आके फिर रुक गया, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। तो जब कांस्टेंट हो गया तो लिक्विड किस में चेंज हो रहा है, गैस में चेंज हो रहा है। मतलब यहाँ पे वो बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया कि अगर जब वो चीज जब लिक्विड बेटा बॉइल होना शुरू होता है तभी वो स्टीम देगा ना, तभी तो वो गैसेस फॉर्म में चेंज होगा। ठीक है, तो ये चीज अब गैसेस में क्या हो गई, चेंज हो गई। क्लियर, यही आपका पूरा लेटेंट हीट। अब इसमें भी दो चीजें पढ़ी हमने, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है तो इसको भी हमें यहाँ पे भी इजिली पता लग गया कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है। ठीक है, तो डेफिनेशन जान लो आप फिर से। लेटेंट हीट अमाउंट ऑफ एनर्जी, ऐसी अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिसमें स्टेट चेंज होती है ना, सॉलिड से लेकर लिक्विड से गैसेस, सबस्टेंस विदाउट कॉजिंग ए चेंज इन टेम्परेचर, मतलब बिना किसी टेम्परेचर चेंज किए। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ सारा ये प्रोसेस अगर बोले लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये स्टेट चेंज कर रहा है, पहले सॉलिड थी, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैसियस कन्वर्जन हो रही है यहाँ पे। क्लियर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो बच्चे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट required to convert 1 किलोग्राम of solid to liquid as a मतलब सिंपल समझाने का 1 किलोग्राम आपके पास सॉलिड है
उसको लिक्विड से आप उसको सॉलिड से लिक्विड में जो हीट उसको मिल रही है या कन्वर्ट कर रहा है वो सॉलिड हीट देने के बाद कोई लिक्विड चेंज कर रहा है उसको सॉलिड में, ठीक है। सॉरी यार मैं यहाँ पे गलत बोल रही हूँ, लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड में, ठीक है। जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या उस मेल्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं, क्योंकि वो उस स्टेट में आके उस पॉइंट पे आके मेल्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके सामने है latent heat of vaporization. So latent heat of vaporization is the defined amount of heat energy required convert 1 kilogram of liquid into vapors boiling point. वही चीज कि लिक्विड से गैसेस में चेंज हो रहा है, ठीक है। लिक्विड से क्या हो रहा है, वो गैस में कन्वर्जन हो रही है, तो उसे आप लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं, क्योंकि वेपर्स बन रहे हैं, ठीक है। कन्वर्जन का पूरा प्रोसेस है। अब आपके सामने है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर की बात कर रहे हैं, द गैसेस हैव द मोर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स एंड सॉलिड हैव द लीस्ट। यस, ये हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जो सॉलिड होती हैं उनके जो स्पेस है बहुत ज्यादा कम होती है, जबकि गैसेस के पास बहुत सारी स्पेस होती है, ठीक है। सॉलिड में टाइटली होती है, जबकि गैस में इधर इधर पार्टिकल घूम रहे होते हैं। एंड सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल। यस, सॉलिड और लिक्विड को हम दबा नहीं सकते। जब सॉलिड को मैं दबाऊंगी तो वो ब्रेक हो जाएगा। अगर मैं कोई चीज को फिट करना चाह रही हूँ, उसको दबा के तो ब्रेक हो जाना है ना। लिक्विड को भी नहीं मैं दबा के उसमें और पानी नहीं डाल सकती, तो वही चीज है। जबकि हम नेग्लिजिबल इफेक्ट एंड प्रेशर चेंजेस ऑन देयर स्टेट, उसी की वजह वो अपनी स्टेट में प्रेशर चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट है व्हेन द प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल इज डिक्रीज। कहते अगर गैस के क्या व्हेन द प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीज, जब अगर गैस का प्रेशर बच्चे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर गैस का प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, जो इसके काइनेटिक एनर्जी के मॉलिक्यूल्स है वो भी क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। द स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल, हाँ हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी कम तो जो मॉलिक्यूल्स की स्पीड होती है वो भी कम हो जाती है। कि गैस के पार्टिकल अगर इधर उधर है तो उसको काइनेटिक एनर्जी वहां पे कम कर दी तो वो टाइटली पैक्ड हो गई, तो वो मोशन में भी नहीं आएंगे। तो so the molecule starts coming close to each other and developing a stronger force of attraction between them. तो इसमें कहने का मतलब यहाँ पे मोलिक्यूल जो है वो बिल्कुल पास में आ गए और उसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाती है। मतलब वो अब मोशन में नहीं है ना, तो वो बिल्कुल टाइटली है, तो वो मूवमेंट नहीं होगी, तो उसमें फोर्स ज्यादा होगी और मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है वो कम होगी, ठीक है। अब है यहाँ पे इवेपोरेशन, ठीक है। तो इवेपोरेशन क्या होता है आपको पता ही है। यहाँ पे ऐसे वाटर पर है, ये आपका सूर्य है, सूर्य कहते हैं सन है, पानी, ठीक है। ये आपका पानी पर है यहाँ पे, और ये आपका सूर्य सन है, ये यहाँ पे इसकी किरणें पड़ रही है, मतलब यहाँ पे सन है, ठीक है, और नीचे कोई वाटर पहले, तो वो जो पानी है हीट की वजह से एवेपोरेट हो रहा है, ठीक है। वो सरफेस एरिया पे खत्म हो रहा है। जब वो चीज आगे लिक्विड से वेपर स्टेट में या गैसेस स्टेट में चेंज हो रही है उसे हम इवेपोरेशन बोल देते हैं, ठीक है। जब लिक्विड से गैसेस में, ठीक है, लिक्विड से गैसेस में चेंज हो रही है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ फैक्टर्स हैं कि किस वजह से होता है ये सब। तो सबसे पहले है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको कि आप देखेंगे ग्लास में मैंने पानी रखा हुआ है, तो एक गिलास में मैंने वाटर डाल के रखा है,
ठीक है, उसको मैं 5-6 दिन ऐसे ही रखूंगी, आप देखोगे पानी वैसे ही अभी पड़ा हुआ है, वो तो नहीं खत्म हो गया। जबकि जब मैं एक टेबल पे, एक सरफेस या किसी जमीन पर भी पानी पड़ा हुआ है, आप इसको 1 या 2 दिन बाद देखोगे वो पानी वहां से गायब हो गया होगा। क्यों? वहां पे क्या हो रही है बच्चे? इवापोरेशन हो रही है। ठीक है, सो द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज विद इंक्रीज द सरफेस। अगर सरफेस एरिया उसका सरफेस एरिया पे अगर इंक्रीज होगा इवेपोरेशन रेट, तो यस ऑल्सो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज्यादा होगी। मतलब अगर सरफेस एरिया पर इवेपोरेशन, सरफेस एरिया का जो टेम्परेचर वो ज्यादा है, तो इवेपोरेशन भी ज्यादा होगी। ठीक है, आगे टेम्परेचर। The rate of evaporation increase with increase in temperature. Yes, अगर evaporation का rate increase होगा तो temperature भी increase होगा। Example, temperature आप देख सकते हो hot summer day कि सर्दियों के मुकाबले कपड़े गर्मियों में जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि वहां पे टेम्परेचर ज्यादा है। ठीक है, जबकि सर्दियों में जल्दी नहीं सूखते। ठीक, अब उसके बाद है ह्यूमिडिटी। The increase in humidity will decrease the rate of evaporation. अगर यहाँ पे आप ह्यूमिडिटी को ज्यादा करोगे तो इवेपोरेशन रेट कम होगा। क्यों कम होगा? ह्यूमिडिटी का मतलब होता है ऐसा दिन, जैसे वो चिप 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 वाला दिन होता है ना, उसे हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। मतलब जैसे हमने कपड़े सूखने डाले होते हैं, ठीक है, मतलब कपड़े को ड्राई होने के लिए डाला होता है छत पर, तो आप देखोगे कि वो भी मतलब कपड़े तो सूखे हैं तब भी वो थोड़े थोड़े कूलिंग 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 मतलब कूल कूल लग रहे हैं, थोड़े ठंडे ठंडे कपड़े लग रहे हैं, वो प्रोसेस ह्यूमिडिटी होती है। ठीक है, ह्यूमिडिटी का मतलब ऑलरेडी वहां पे वाटर वेपर्स मौजूद है, प्रेजेंट है, क्योंकि पहले तो हमारे सराउंडिंग में एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो लगता है उसमें वाटर वेपर्स नहीं है प्रेजेंट, बट जब वो ह्यूमिडिटी हो रही है वहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसी की वजह से वो जो जब इवेपोरेशन का रेट जब आपका ह्यूमिडिटी ज्यादा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होता है वहां पे। ठीक है, क्योंकि वाटर वेपर्स इतने नहीं हो रहे होते। एग्जाम्पल है क्लोथ डू नॉट ड्राई इजली रेनी सीजन। हाँ, रेनी सीजन में आपके क्लोथ जल्दी ड्राई नहीं होते बिकॉज द रेट ऑफ इवेपोरेशन लेस एंड ड्यू टू मॉइस्चर इन द एयर, क्योंकि एयर में बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है और जो इवेपोरेशन है वो कम हो रही है, वहां पे इवेपोरेट का रेट जो है कम होता है। विंड स्पीड, तो विंड स्पीड तो सबसे सही है कि इंक्रीज इन विंड स्पीड तो इंक्रीज द रेट ऑफ, अगर विंड हवा की मात्रा ज्यादा है तो विंड स्पीड भी वहां पे, मतलब हवा की मात्रा ज्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा है, सिंपल ये। ठीक है, सो वेट हेयर ड्राई क्विकली व्हेन यू ब्लो ड्राई। एग्जाम्पल बहुत अच्छी है कि आप जब अगर आप हवा में भी खड़े हो, ठीक है, अपने सिर वॉश कर, मतलब अपना हेड वॉश करके, तो आप देखोगे वहां पे हमारे बाल जल्दी सूख जाते हैं। अगर ब्लो ड्राई कर रहे हो तो वो भी जल्दी जल्दी सूख गए, मतलब वहां पे विंड की स्पीड क्या है बच्चे? ज्यादा है, इसीलिए वहां पे रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज्यादा है। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन आपके आवे, हाँ सॉरी, अभी एक टॉपिक है, हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। अब इवेपोरेशन हमें क्यों कूलिंग देता है? क्यों देता है ये देखो, इवेपोरेशन कॉजेज अ कूलिंग बिकॉज इट रिक्वायर्ड हीट एनर्जी। इवेपोरेशन तब आपको देता है जब उसको हीट एनर्जी मिल रही होती है। ठीक है, हीट एनर्जी मिल रही है। आप देखते हो जब हम वोलिनी स्प्रे वगैरह लगाते हैं या परफ्यूम लगाती हो, अगर मैंने इस हैंड पे भी अपने स्प्रे की तो आप देखना कि वो कूलिंग इफेक्ट छोड़ के जाता है अपना। क्यों जाता है? पर उस सरफेस पे क्या होता है बच्चे? हीट होती है, उस सरफेस वो हीट ले गया तो वो अपना कूलिंग इफेक्ट छोड़ गया। ठीक है, इसीलिए गर्मियों में हम ज्यादा कौन से कॉटन क्लोथ को प्रेफर करते हैं बाकी कपड़ों से। ठीक है, so and the liquid heat energy taken is away the particles of the liquid। हाँ, अब वहां पे जो सरफेस पे पार्टिकल जो लिक्विड प्रेजेंस होता है उसमें वो कांटेक्ट में आके जब वो उड़ जाता है, मतलब फिर आपको कूलिंग इफेक्ट दे के जाता है। तो कौन देता है? पार्टिकल ऑफ द लिक्विड, जो उस टाइम पे लिक्विड में पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, so convert into vapor, when they convert into vapor and heat taken away from the surrounding, evaporation causes cooling। इसका वहां पे हीट क्या होती है? सराउंडिंग में आपके प्रेजेंट मतलब वो सरफेस से लेके हीट
ठीक है, तो वो बाद में आपको क्या इफेक्ट देके जाता है, कूलिंग इफेक्ट देके जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल है आवर पाम्स फील कूल व्हेन पुट सम, हाँ आप नेल रिमूवर लगाते हो उसको करने के लिए, रिमूव करने के लिए नेल को, है ना गर्ल्स, तो क्या करते हैं कि आप जब एसीटोन को लगाते हो, ठीक है, या नेल रिमूवर को यूज करते हैं, तो हमारे पाम्स पे कूलिंग कूलिंग इफेक्ट होता है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी सरफेस पे हीट होती है, ठीक है, तो वो हीट ले गया और आपको कूलिंग इफेक्ट दे गया, ठीक है। उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट है इवेपोरेशन विद बॉइलिंग। अब इवेपोरेशन और बॉइलिंग का क्या है कि इवेपोरेशन इज अ स्लो occur only from the surface of the liquid, does not produce bubbles and leads to cooling. yes, इवेपोरेशन होने में बहुत टाइम मतलब ज्यादा टाइम में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, उसका जो प्रोसेस है थोड़ा स्लो होता है, जबकि बॉइलिंग फास्टर हो जाती है, क्यों, उनमें जल्दी से बबल्स आ जाते हैं, जब आप उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हो तो वो जल्दी जल्दी मतलब थोड़ी देर बाद वो उसमें बबल्स आने शुरू हो जाते हैं, है ना, तो ये थ्रू आउट द लिक्विड होता है और ये सरफेस के अकॉर्डिंग, देखा ना हमने कि वो जब वो परफ्यूम वगैरह हमने किया तो मतलब वो बाद जब उस सरफेस पे हीट वहां पे जो पार्टिकल्स के साथ हीट थी वो सरफेस से इवेपोरेट हो गई और जो कूलिंग इफेक्ट मिल गया, ठीक है, थोड़ी ये स्लोअर प्रोसेस है, और जबकि बॉइलिंग फास्टर है, सो इसमें कोई रिजल्ट नहीं होता, इसमें आपको कूलिंग रिजल्ट मिलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में पूछा गया कि हाउ डज वाटर कीप इन अर्थन पोट मटका बिकम अ कूल ड्यूरिंग समर डे। सो लोग ज्यादातर मटके वाला पानी को प्रेफर करते हैं समर डेज में, है ना, क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें जो वाटर है बच्चे कूल रहता है, ठीक है, क्यों कूल रहता है, जो हमारे पास से, ठीक है, ये मटका है, इसमें इस मटके के बाहर छोटे 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 क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है हाउ डज द वाटर कीपिंग इन एन अर्थन पोन मटका बिकम अ कूल ड्यूरिंग समर डे। तो क्यों हम लोग प्रेफर करते हैं मटका में पानी पीना, क्योंकि समर डे में वो पानी जो है वो ठंडा रहता है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है, तो वो सारा इवापोरेशन की वजह से हो रहा है ना, देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम मटका एक बना लेते हैं, देखो ठीक है बच्चे, मटका इस तरह का, ये मेरा मटका, चलो देखो, अब इसमें छोटे 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 पोर्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं और अंदर आपके पानी है, पानी भी बना देते हैं, ठीक है, ये आपके अंदर मटका के अंदर पानी है, ठीक है, इसमें क्या है, अब जो मटका के अंदर पानी है वो धीरे 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 जो उसमें छोटे छोटे पोर्स है उसमें सिप हो रहे हैं, मतलब पानी आ रहा है बाहर को, ठीक है, तो जब वो पानी बाहर को आ रहा है तो इवेपोरेशन हो रही है, ठीक है, जो बाहर आ रहा है पानी वो अंदर वाले पानी जो हीट है पूरी अब्जॉर्ब कर रहा है, जो अंदर वाला पानी है उसे पूरा अब्जॉर्ब कर रहा है, अब्जॉर्ब करके हीट इवेपोरेशन हो गई, ठीक है, तो इसी की वजह से वो अंदर वाला अपना पानी है वो ठंडा रहता है, कूल रहता है, इसीलिए वाटर जो इनसाइड द पोट है, इनसाइड द पोट वाटर कूल, ठीक है, इसलिए वो कूल रहता है, समझ आ गई आपको, क्योंकि इसमें छोटे छोटे जो पोर्स है वो जो उसकी आपकी इस मटके की जो दीवारें हैं वो सब कर लेती हैं और उसकी वजह से बाहर अंदर वाले जो पानी की हीट है बाहर आ गई, वाटर सिप हो गया, इवेपोरेशन हो गई, अंदर वाला पानी ठंडा रहा, क्लियर। अब इसको पढ़ लेते हैं आंसर को, वाटर present is an earthen pot slowly seep throughout the pores in the water walls of the pot, वही चीज की जो वाटर वॉल्स है वो सिप कर लेती है और रीचिंग द आउटर सरफेस, बाहर में सरफेस पे, ये बाहर वाला सरफेस है इस पे, एंड अब्सॉर्बिंग हीट, अंदर वाले पानी की हीट को अब्सॉर्ब कर लिया पोर्ट से, और एज ए रिजल्ट द वाटर लेफ्ट इन द अर्थन पोट गेट्स कूल, जब हम पानी को उसको मटका में से निकालेंगे पीने के लिए तो वो आपको ठंडा मिलेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाई डू पीपल
प्रेफर वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर। क्यों समर में लोग कॉटन क्लोथ्स को ही प्रेफर करते हैं? क्योंकि हमें बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, तो जिससे वजह से वो जो हमारे कॉटन क्लोथ्स ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है, इवेपोरेशन हो जाती है, ठीक है, वो मतलब एक सरफेस पे उसने स्वेट कर लिया ना, तो इवेपोरेशन होगी, तो फिर इसी की वजह से हमें क्या कूलिंग इफेक्ट थोड़ा थोड़ा मिलता रहता है। हर बार ऐसे नहीं होता कि आपको बिल्कुल गर्मी नहीं लगेगी, बट मुकाबले बाकी कपड़ों से, ठीक है। वी स्वेट मोर इन समर, यस हम स्वेट करते हैं। डेज as the sweat evaporate take energy from our body and surface keeps our body cool। हाँ, कहते हैं कि वो जो स्वेट है वो इवेपोरेट होता है और अब जो बॉडी का हमारे सरफेस होता है वो इवेपोरेट, मतलब सरफेस पे आके इवेपोरेशन शुरू हो जाती है, मतलब कॉटन क्लोथ डाले होते हैं ना, ठीक है। सो कीप आवर बॉडी कूल, इसी की वजह से हमें क्या फील होता है, कूलिंग इफेक्ट, कूल या कूलिंग इफेक्ट फील होता है। कॉटन कैन अब्सॉर्ब स्वेट इजिली, कहते हैं जो कॉटन है हमारे पसीने को जैसे स्वेटिंग होती है उसे इजिली क्या कर लेता है, अब्सॉर्ब कर लेता है एंड एक्सपोज द एटमोस्फेयर causing evaporation to take place easily। इसीलिए जो अराउंड सराउंडिंग एटमोस्फेरिक है इजिली इवेपोरेशन होती है, और इसकी वजह से लोग समर डे में कूल रहने के लिए कॉटन क्लोथ को प्रेफर करते हैं। क्लियर? चलो जी, आज का सेशन होता है खत्म। आज आपका पूरा चैप्टर हो गया बच्चे, कंप्लीट फिनिश। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है प्लीज लाइक शेयर कमेंट करें एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू।